वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा। हमने मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ा और वेरियस ड्रग्स अब्यूज को समझा था, जिसमें हमने हीरोइन, कोकेन, चरस, गांजा सबको बहुत छोटी छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उसके लर्न किए थे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये सारी जो मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन तो नहीं कहना चाहिए, ड्रग्स जो होती हैं, इनका जब हम अब्यूज करते हैं, यानी इसका प्रिस्क्राइब्ड यूज से डिफरेंट तरीके से इसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाकर या इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर लेते हैं, गलत तरह से उपयोग करते हैं, तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमारी धीरे धीरे इन पे डिपेंडेंस हो जाती है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग एडिक्शन। ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग एडिक्शन। स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये दो वर्ड्स का मतलब एक ही है। पहले एडिक्शन वर्ड यूज किया जाता था, आजकल WHO ने ड्रग एडिक्शन ना कहकर ड्रग डिपेंडेंस वर्ड का यूज किया है। सो दिस इज लेटेस्ट इन यूज। जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ये सभी ड्रग्स जो होती हैं, ये टॉलरेंस लेवल इनके रिसेप्टर्स का बढ़ता जाता है, जिसके कारण से हर बार और किक के लिए और ज्यादा उसके इफेक्ट के लिए, चाहे वो डिप्रेशन का इफेक्ट हो, चाहे वो स्टिमुलेशन का इफेक्ट हो, एक्साइटमेंट का इफेक्ट हो, उसके लिए इन्हें ज्यादा क्वांटिटी में या जल्दी जल्दी लेना पड़ता है और उस कारण से धीरे धीरे हमारी बॉडी इस पे डिपेंड होती है। इसी को ड्रग डिपेंडेंस कहते हैं। मतलब पेशेंट को, उस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं इस ड्रग को लिए बिना नॉर्मल लाइफ लीड ही नहीं कर पाऊंगा, इतनी तलब उठती है उसको लेना ही लेना पड़ेगा। तब हम उसे कहेंगे कि वो इंसान इस पर एडिक्ट हो चुका है या डिपेंड हो चुका है। पहले तो उसको हैबिट होती है, आदत, जिसे ड्रग हैबिचुएशन कहते हैं शुरू में, और फिर वो बदल जाती है डिपेंडेंस पे। इवन मोबाइल का एडिक्शन अगर आप में से किसी को है, प्लीज थोड़ा सा उसको छोड़िए। शुरू में तो ऐसा लगता है कि हम शुरू में तो आदत होती है और आदत एडिक्शन में बन जाती है। कई स्टूडेंट्स आते हैं जिनको रात में, कई पेशेंट्स भी आते हैं, रात में मोबाइल नहीं भी बज रहा होता तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका व्हाट्सएप मैसेज आया और वो उठकर देखेंगे कि मैसेज आया क्या। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज लोग क्या करेंगे, उठते ही भगवान का नाम लेना या अपनी पढ़ाई का नाम लेना या किसी और का नाम लेना तो दूर की बात है, सबसे पहले व्हाट्सएप खोलकर देखेंगे कुछ आया कि नहीं। दिस इज ऑल एडिक्शन। ये सब एडिक्शन हो रहा है, आपको भी नहीं पता इसके क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं आपके ब्रेन के ऊपर। एनीवेज, कमिंग बैक, ड्रग डिपेंडेंस या ड्रग एडिक्शन जो है, ये दो टाइप का होता है। पहला, जिसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, दिमागी रूप से आपने माना हुआ है कि इस ड्रग को नहीं लूंगा तो मैं नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकता। उस इंसान ने, आपने नहीं, उस इंसान ने, जो भी ड्रग एडिक्ट है, उसने ये माना हुआ है मेंटली, बट अगर वो ड्रग छूट जाएगी तो उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। दैट इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और एडिक्शन, यानी सिर्फ मेंटल लेवल पर वो डिपेंडेंस है। सेकेंड, जब वाकई में उसकी बॉडी डिपेंड हो जाती है, ये ज्यादा खतरनाक है। इसे कहते हैं फिजिकल या फिजियोलॉजिकल, यानी उसकी नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी अगर वो मेडिसिन नहीं मिली, वो ऑल्टर कर चुकी है, चेंज कर चुकी है उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को, नॉर्मल फंक्शनिंग को। सो दैट इज फिजियोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस, राइट। ये जो फिजिकल डिपेंडेंस है, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस है, हमने देखा सारी ड्रग्स मेजरली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। सो इसे न्यूरो अडेप्टेशन भी कहते हैं, यानी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो उन मेडिसिन, उन ड्रग्स के लिए अडेप्ट हो चुका है, उसको जरूरत है ही है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये दिमागी रूप से है, यहां सच में डिपेंड हो गया है रियल में जो सेल्स हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरो अडेप्टेशन। फिजिकल या फिजियोलॉजिकल वाला ये ज्यादा खतरनाक होता है। अब ड्रग विड्रॉल जब हम करते हैं, जब हमें डी एडिक्शन करना है किसी का, हम चाहते हैं या वो इंसान अब चाहता है कि मैं इसे छोड़ूं, तो क्या प्रॉब्लम होती है कि जितनी भी ड्रग्स हैं, कोकेन, हीरोइन, गांजा, चरस, इनको जब छोड़ते हैं तो एकदम से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। जैसे हम उससे विड्रॉ होंगे, अपने आप को दूर करेंगे, तो बहुत घबराहट होने लग जाएगी, पसीने आने लग जाएंगे, जी मिचलाएगा, ऐसा लगेगा उल्टी आ रही है जिसे नौशिया कहते हैं, नाक से मुंह से रनिंग नोज होने लग जाएगी, सलाइवेशन होने लग जाएगा, बॉडी शेक होने लग जाएगी, कपकपी होने लग जाएगी। तो पेशेंट इतना घबरा जाता है कि वो वापस से उसको ले लेता है।
इसे ही कहते हैं विथड्रॉल सिम्टम्स। सो डी एडिक्शन में क्या होता है प्रॉब्लम सबसे बड़ी, विथड्रॉल सिम्टम्स की। ये पूछते हैं स्टूडेंट्स की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विथड्रॉल सिम्टम, क्या क्या होगा विथड्रॉल सिम्टम्स में। हम वापस से शुरू करते हैं। सबसे पहले उसे कपकपी आएगी, घबराहट होगी, जी मिचलाएगा, नाक और मुंह से पानी आएगा, दैट मीन्स एंजाइटी, राइट, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, हम समझ सकते हैं। शेकीनेस, शेक करेगी बॉडी। इसे ही और अच्छा अगर बोलना है तो हम कह सकते हैं मसल ट्रेमर्स या मसल स्पाज्म, मसल ट्रेमर्स या मसल स्पाज्म। देन नौशिया, जी मिचलाएगा, नौशिया, पसीना आएगा, स्वेटिंग। देन रनिंग नोज, नाक से पानी बहना मतलब नाक बहना, रनिंग नोज, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन का इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देन सलाइवेशन, सलाइवा बहुत प्रोड्यूस होने लगेगा, एक्सेट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए वो चार हैं, एंजाइटी, शेकीनेस, स्वेटिंग, नौशिया, क्योंकि ये चारों एनसीईआरटी में लिखे हुए वर्ड्स हैं। ये सब उसे होने लग जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज होगा एंड ही विल अगेन स्टार्ट टेकिंग। सो दिस डिक्रीजेस पेशेंट्स कॉन्फिडेंस टू या फॉर डी एडिक्शन एंड ही और शी विल अगेन स्टार्ट टेकिंग। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए, मेडिसिन, और आई एम सॉरी नॉट द मेडिसिन, द ड्रग शुड बी विड्रॉल ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे उसको विड्रॉ करना होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट ड्रग एडिक्शन। नाउ हमने अभी तक जो ड्रग अब्यूज पढ़ा है, अब हम दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के अब्यूज पढ़ने वाले हैं जो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। सबसे पहला, हम नॉर्मली स्मोकर्स अपनी सोसाइटी में देखते हैं, बहुत सारे एक्टर, आजकल तो एक्ट्रेसेस स्मोकर्स बहुत कॉमन है, यूथ, ओल्ड एज, यंग एज, मिडिल एज, एवरीबडी इज इनटू द प्रैक्टिस ऑफ स्मोकिंग। या तो सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है, हुक्का हो सकता है, या जो तंबाकू खाते हैं, पान मसाला, जर्दा, व्हाटएवर, दैट इज ऑल्सो टोबैको। सो उसका मिसयूज, दैट इज टोबैको अब्यूज और टोबैको एडिक्शन की हम बात करेंगे। टोबैको जो है ये कहां से मिलता है, एक्चुअली एक पेड़ है निकोटियाना टोबैकम, उसके पत्तियों से में एक सब्सटेंस मिलता है, एक अल्कलॉइड होता है जिसे निकोटिन कहते हैं। तो टोबैको में एक्चुअली क्या है, निकोटिन है जो एडिक्शन करवाता है, उसको बार बार लेने की तलब उठती है और इंसान उस पर डिपेंड हो जाता है। सो टोबैको कहां से मिलता है, ये बेसिकली पत्तियां हैं, लीव्स ऑफ एक पेड़ है टोबैकम निकोटियाना, टोबैकम निकोटियाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से ही समझ आ रहा है, टोबैको और निकोटिन, सो निकोटियाना। इसकी पत्तियों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक अल्कलॉइड है, ये पूछते हैं स्टूडेंट्स केमिकल क्या है, अल्कलॉइड है। क्या अल्कलॉइड है, क्या नाम है उसका, निकोटिन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिगरेट में, तंबाकू में जो एडिक्शन हो जाता है उसके लिए। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कई बार आया हुआ है। सो निकोटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिक्शन and it is a alkaloid obtained from leaves of plant Nicotiana tobaccum or Tobaccum nicotiana, right, responsible for addiction, very very important point. Now tobacco जो है हम जानते हैं कैसे कैसे ली जाती है, तो स्मोक करी जाती है सिगरेट्स वगैरह में, या च्यू चबाई जाती है जो हम तंबाकू की बात कर रहे हैं, पान मसाला वगैरह की, या स्निफ की जाती है जैसे कि हुक्का में तो पीते हैं या स्निफ भी करते हैं, स्निफ सूंघ के, इस तरह से जो ली जाती है। सो स्मोक, च्यूड एंड स्निफ्ड, स्मोक्ड, च्यूड एंड स्निफ्ड, राइट। नाउ टोबैको किसी भी फॉर्म में चाहे ली जाए, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। कौन कौन से, आइए देखें। सो इट कंटेन्स, जो टोबैको की स्मोक है, इट कंटेन्स मेन 3 सब्सटेंसेस। पहला कार्बन मोनोऑक्साइड,
हार्मफुल। क्यों, अभी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड टार, एंड थर्ड कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं कार्सिनोजेंस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, अगर बॉडी में पहुंच गई, आप बताइए, आपको आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ नॉर्मली ऑक्सीजन बाइंड करती है, बट सबसे ज्यादा एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, ऑक्सीजन एफिनिटी से ऑलमोस्ट 200 to 250 टाइम्स ज्यादा। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम अमाउंट में, इवन 1% से भी कम अमाउंट में बॉडी में पहुंच गई तो वो डेडली होती है, जानलेवा होती है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगी तो अब ऑक्सीजन उसके साथ नहीं जुड़ पाएगा, तो टिश्यूज में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा एंड द पर्सन कैन डाई। सो व्हाट इट विल डू, इट विल बाइंड इरिवर्सिबली विथ हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स ये ब्लड पॉइजनिंग कर देगी, जो अभी अपन ने समझा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड पॉइजनिंग एंड इट विल लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। टार जो होता है स्टूडेंट्स, ये जाके जमा हो जाता है लंग के वेरियस पार्ट्स में एंड दिस कैन कॉज ब्रोंकाइटिस, इट कैन लीड टू एम्फाइसीमा, ये सब लंग डिजीजेस हैं, हमने 11वीं क्लास में पढ़ी हैं, ऑल दीज लंग डिजीजेस एक्सेट्रा। ये सब किस में है, टोबैको की स्मोक में है, स्मोक, दिस इज मोर डेंजरस, टोबैको स्मोक। और जो कार्सिनोजेंस हैं यानी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जैसे कि हमने कैंसर में पढ़ा था, एग्जाम्पल बेंजोपायरीन, बेंजोपायरीन, ये कैंसर्स कॉज करेंगे। अब डिपेंड करता है कहां का कैंसर हो सकता है, जैसे कि कहां का कैंसर हो सकता है। एक तो अगर स्मोक, सिगरेट के फॉर्म में ले रहे हैं तो लंग कैंसर, तंबाकू अगर लेते हैं पाउच जो आता है तो ओरल माउथ कैंसर जिसे कहते हैं, माउथ कैंसर। देन इंटेस्टाइन का कैंसर हो सकता है जिसे एंटेरिक कैंसर कहते हैं। इवन यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। ऑल दीज कैंसर्स कैन हैपन विथ टेकिंग ऑफ टोबैको। लंग और ओरल कैंसर बहुत कॉमन कैंसर्स हैं बिकॉज स्मोकिंग एंड टोबैको च्यूइंग आर वेरी वेरी कॉमन, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर, ऑल द वर्ल्ड वाइड ओवर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किससे कौन सी डिजीज होती है, कौन से कैंसर्स कॉमन है, एडिक्शन के लिए कौन सा सब्सटेंस होता है इसमें, और टोबैकम निकोटियाना नाम के पेड़ की पत्तियों से ये अल्कलॉइड मिलता है। प्लीज नोट दिस डाउन, देन वील रीड मोर। स्टूडेंट्स, इसीलिए स्मोकिंग जो होता है, आपने देखा होगा सिगरेट के पैकेट्स पे भी कॉमनली लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, बट उसको कोई पढ़ता तक नहीं है। बट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये चैप्टर आपके कोर्स में इसीलिए है 12th क्लास में, बिकॉज यही एज होती है जनरली 11th 12th जब कूलनेस के चक्कर में, कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्मोकिंग या अल्कोहल इनटेक। और क्योंकि बहुत यंग एज में शुरू हो जाता है इस तरह से, तो जो लंबे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं इसके वो बहुत डेंजरस होते हैं। आप मानकर चलिए कि अगर इस यंग एज से कोई लगातार तंबाकू खा रहा है तो उसे ओरल कैंसर होगा ही होगा। आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स। और अगर स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है तो आपको आगे जाके लंग कैंसर होना ही होना है। आप मानकर चलिए, ये चीज बहुत बुरा लग रहा होगा सुनने में बट डेफिनेट है। तो अगर आप अभी से एडिक्ट हो रहे हैं सो प्लीज पुट अ स्टॉप टू इट और मिनिमाइज इट। एनीवेज, नेक्स्ट सब्सटेंस का जो अब्यूज हमें पढ़ना है, ये तो टोबैको की बात हुई, यानी स्मोकिंग या तंबाकू जो खाते हैं, दैट इज पान मसाला, गुटखा जिसको कहते हैं, दैट इज अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल अब्यूज, दिस इज अनदर वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। बहुत सारे डॉक्टर्स ही अल्कोहलिक्स होते हैं, अल्कोहल एडिक्टेड होते हैं, और ये सारा नशा शुरू होता है एमबीबीएस में। दिस इज जस्ट अ स्टैचुरी वार्निंग फॉर यू, जैसे सिगरेट स्मोक पे होता है। आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ में देखा है, 12th क्लास के बच्चे या ड्रॉपर्स जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आते हैं, बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे, कभी ना उन्होंने स्मोक करी होती है ना उन्होंने ड्रिंक करी होती है। और इसको स्टार्ट करने का जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है, 2-3 कारण मेन होते हैं। सबसे पहले तो
कूल। अगर आप नहीं पी रहे हो तो आप लोगों से अलग हो। मैं कहूंगी अगर आप नहीं पी रहे हो तो आप सचमुच लोगों से अलग हो, क्योंकि वो सारे भेड़ चाल में चल रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। ये बड़ी बात है, पीना बड़ी बात नहीं है, ना पीना बड़ी बात है। दूसरी चीज, नई चीज ट्राई करना। चलो शौक के लिए करके देखते हैं, कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ हम, मेरे को तो एडिक्शन किसी चीज का नहीं होगा, एक बार पी ली, 2 बार पी ली। इन सब्सटेंसेस की क्वालिटी ही होती है कि हमारा टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है और हम इसको ज्यादा इंटेक करते जाएंगे, क्रॉनिक इफेक्ट्स आते हैं। अगर इतनी यंग एज से एडिक्शन हो जाए अल्कोहल का, तो आप लिख कर चलिए कि आपका लिवर फेल होगा ही होगा। और स्टूडेंट्स, लिवर ही है जो एक होता है, किडनी भी 2 होती है, वो भी डैमेज हो जाए एक तो एक से काम चल जाता है। लिवर अगर फेल हो गया तो हम जानते हैं लिवर सारे काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन और पता नहीं क्या क्या हमने 11th क्लास में पढ़े हैं। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन। सो प्लीज, अगर आप इफ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, इफ यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है उनको सबको इसके नुकसान पता है, पर फिर भी एडिक्शन हो जाता है। इतनी स्ट्रांग विल पावर नहीं होती, इसके विड्रॉल सिम्टम्स खतरनाक होते हैं, वो नहीं छोड़ पाते हैं। और ये सब कुछ शुरुआत होती है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से, रैगिंग टाइम से, फर्स्ट ईयर से, विद द चेंज इन द एनवायरमेंट, कूलनेस के लिए, नया ट्राई करने के लिए, ऑल दीज थिंग्स हैपन। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इसको पढ़ने का तभी फायदा है, इसीलिए एनसीईआरटी ने 12th क्लास में जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनके लिए पहले ही ये नोट लिख रखा है, ताकि आप खुद भी फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स को भी बता सके। एनीवेज, कमिंग बैक टू अल्कोहल अब्यूज, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अल्कोहल अब्यूज जो है, इसमें हम बेसिकली, अल्कोहल कौन सा होता है? इथाइल अल्कोहल, दैट इज C2H5OH। सो दिस इज इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल कैसे मिलता है, ये आपने बॉटनी में भी पढ़ा है, बेसिक केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ा होगा। शुगर का जब फर्मेंटेशन होता है यीस्ट के थ्रू, तब इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट। अल्कोहल, यानी अल्कोहल का मतलब ये इथाइल अल्कोहल। अलग अलग अल्कोहलिक बेवरेजेस में इसका परसेंटेज अलग अलग होता है। जैसे बियर में ये हार्डली 5% होता है, वाइन में 10% होता है, विस्की में बहुत ज्यादा होता है, ब्रांडी में और कम होता है, परसेंटेज इनका अलग अलग होता है। सो इथाइल अल्कोहल जब बॉडी में जाता है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होकर वो लिवर में पहुंचाया जाता है। लिवर में जाकर वो एक और टॉक्सिक और जहरीले सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। अल्कोहल हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। सो इन लिवर व्हाट विल हैपन, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, और जो इथाइल अल्कोहल है वो कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में, एंड दिस इज मोर टॉक्सिक सब्सटेंस। इसे वहां के सेल्स यूज करते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। बाद में वो डैमेज होने लगते हैं। कैसे, वो अभी हम पढ़ेंगे, इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। बट दिस इज मोर डेंजरस, मोर टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू विच इथाइल अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड, इज कन्वर्टेड इन लिवर। बाकी बॉडी में वो एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है बिना कोई डाइजेशन हुए। हमने पढ़ा भी था, मेनली स्टमक से एब्जॉर्ब होता है। नाउ अल्कोहल क्या क्या इफेक्ट्स डालता है? सो इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट्स, वैसे तो अल्कोहल बॉडी के सभी सिस्टम्स पे अफेक्ट करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, लॉन्ग टर्म अगर लेते हैं तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लिवर इफेक्ट होता है। सो क्रॉनिक यूज अगर होगा, क्रॉनिक मींस लॉन्ग टर्म यूज होगा, तो वो इफेक्ट करता है लिवर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी, पर्टिकुलरली सेरिबेलम को। अभी हम इसको समझते हैं। आइए पहले हम इसके इफेक्ट्स पढ़ते हैं। इफेक्ट नंबर 1, अल्कोहल जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देता है, डिप्रेस कर देता है। इसीलिए शराब पी के कुछ देर के लिए आप अपनी सारी टेंशन्स भूल जाते हैं। आप सिर्फ उन्हें भूल गए हैं, आपने ना तो उन्हें सॉल्व किया है ना उन्हें फेस किया है, वो वहीं की वहीं है। जब आप सुबह उठेंगे तो धीरे धीरे, बल्कि आपकी बॉडी सब कुछ डाउन हो रहा है, तो आप उन्हें और फेस नहीं कर पाएंगे, आप वीक होते जाएंगे धीरे धीरे। सो अल्कोहल का पहला इफेक्ट है, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, दैट इट सप्रेसेस CNS।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट सप्रेसेस CNS। ये किक नहीं देता, ये सप्रेस करता है, उसे डाउन करता है। देन पर्टिकुलरली ये सेरिबेलम पे अफेक्ट करता है, और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो बैलेंस है और हमारी जो चाल है वो किसके कारण है? सेरिबेलम के ठीक से काम करने के कारण। अल्कोहल उस सेरिबेलम पे अफेक्ट डालता है, जिसके कारण से हम अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाते। जो भी अल्कोहलिक है, शराबी, वो अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाएगा और उसकी चाल वो लड़खड़ाने लग जाएगा। गेट यानी मैनर ऑफ वॉकिंग उसका गड़बड़ा जाएगा, उसकी जबान लड़खड़ाने लग जाएगी, क्योंकि उसका अपनी टंग के मूवमेंट्स पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा, जो सेरिबेलम का रोल होता है। सो व्हाट विल हैपन? पर्टिकुलरली अफेक्ट्स सेरिबेलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेन में पूछते हैं सेरिबेलम किस पार्ट को ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? ये सेरिबेलम को करता है। डोंट गेट कंफ्यूज, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। और जब सेरिबेलम इफेक्ट होगा तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे? एटैक्सिया, दैट मीन्स बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा, एंड एबनॉर्मल गेट। गेट मीन्स चलने का तरीका, GAIT, हमने 11th में भी इसे डिस्कस किया था, दैट इज मैनर ऑफ वॉकिंग, वो लड़खड़ाने लग जाएगा। देन डिसआर्थरिया, डिसआर्थरिया दैट मीन्स उसकी जबान लड़खड़ाने लग जाएगी, दैट इज स्लरिंग ऑफ स्पीच, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबनॉर्मल गेट एंड स्लरिंग ऑफ स्पीच। इसके अलावा जो रिफ्लेक्सेस होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं, सो रिफ्लेक्सेस भी कम हो जाएंगी, वीकन्स। रिफ्लेक्स मतलब जो हमारा तुरंत रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। इसीलिए जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई सामने से उनकी गाड़ी आई, लाइट फ्लैश हुई, उनका CNS सप्रेस्ड है, उनके रिफ्लेक्सेस वीक हो चुके हैं, तो जो तुरंत रिएक्शन देना है, कौन सा गियर लगाना है, कहां स्टीयरिंग मोड़ना है, ये सब उनका दिमाग एकदम से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता है, एंड ही और शी मेट्स विद द एक्सीडेंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। रिएक्शन टाइम मतलब किसी भी एक्शन के अगेंस्ट जो हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं उसका क्या टाइम है? टाइम कम होना चाहिए, उतने आप शार्प है, जितनी फटाफट आप कैच कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। सो रिएक्शन टाइम इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो गया रिएक्शन टाइम? क्योंकि रिफ्लेक्सेस वीक हो गए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठप पड़ा हुआ है, सप्रेस हो गया है। साथ में ये क्या करता है, जो हमारा पेरिफेरल विजन है साइड्स में, उसको भी डार्क कर देता है। इसे बोलते हैं टनल विजन। टनल मींस गुफा। सिर्फ अल्कोहलिक को यही दिखेगा, ये दिख ही नहीं रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट्स होने का। सो डार्कन्स पेरिफेरल विजन, दैट मीन्स कैसा विजन हो जाता है? टनल विजन सिंड्रोम कहते हैं इसको। टनल, गुफा की तरह, बस थोड़ा सा सीधे सीधे दिखता है उसको, बाकी दिख ही नहीं रहा है। उसको ढंग से मिरर भी नहीं दिख रहा है, साइड मिरर, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कैसे निकाल रहा है, उसको सिर्फ आगे का थोड़ा सा दिख रहा है। वेरी वेरी डेंजरस। सो इट डार्कन्स पेरिफेरल, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्सेस वीक हो जाती हैं, सेरिबेलम अफेक्ट होता है, चाल गड़बड़ा जाती है, जबान लड़खड़ा जाती है, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, टनल विजन हो जाता है। नोट दिस डाउन, देन वील राइट फ्यू मोर साइड इफेक्ट्स ऑफ हैविंग अल्कोहल। नाउ और ये क्या करेगा, अगर और सीवियर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म हुआ तो धीरे धीरे वर्निक्स एनकेफेलोपैथी, जिसको हमने 11th क्लास में डिटेल में विटामिन डेफिशिएंसी में डिस्कस किया था, इट कैन ऑल्सो लीड टू क्रॉनिक, अगर यूज होगा, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, दैट मीन्स इनटेक ऑफ अल्कोहलिज्म, वर्निक्स एनकेफेलोपैथी एंड कोर्साकॉफ साइकोसिस। पूरा मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और ये सब कुछ मेनली विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, उसके कारण से होता है। ये हमने 11th में पढ़ा था, आप चाहें तो वहां एक बार देख सकते हो।
सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्निक्स एनकेफेलोपैथी एंड कॉर्सकॉफ किसके अब्यूज में होता है? अल्कोहल के अब्यूज में। सो दिस इज द इफेक्ट ऑन सीएनएस। नाउ लिवर पे क्या इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स? लिवर पे, लिवर में ही अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो एसिटाइल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है जो बहुत टॉक्सिक है। शुरू में तो चल जाता है, अगर आप फूड ठीक से ले रहे हैं तो उतना मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, अदरवाइज लिवर के सेल्स इस अल्कोहल को यूज करते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। लिवर के सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। तो पहले लिवर का साइज बढ़ता है जिसे हिपैटोमेगैली कहते हैं, बट बाद में अल्कोहल फैट में, फैट का डिपोजिशन, फैट का फॉर्मेशन बढ़ा देता है लिवर में, जिसके कारण से फैटी लिवर सिंड्रोम हो जाता है। यानी कि जो लिवर के सेल्स हैं हिपैटोसाइट से, उनमें फैट ग्लोब्यूल्स भरने लग जाते हैं, जिसे फैटी लिवर सिंड्रोम कहते हैं। और इसके कारण से फिर ये फैट जो है ये हमारी ब्लड वेसल्स में भी डिपॉजिट हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डैमेज हो सकता है। ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन। सो क्या क्या होगा यहां पे? फैटी लिवर सिंड्रोम। फैटी लिवर, फैटी लिवर का मतलब जो हिपैटोसाइट्स हैं वो फैट फिल्ड हो जाएंगे। सो फैट इन हिपैटोसाइट्स, पहले तो इनका साइज बढ़ता है तो लिवर एनलार्जमेंट होगा, दैट इज हिपैटोमेगैली होगी, और उसके बाद में लिवर श्रिंक होने लगता है क्योंकि उसमें फाइब्रोसिस होता है। बहुत बहुत डेंजरस कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं लिवर का सिरोसिस। आप मान के चलिए कि अगर कोई यंग एज से अल्कोहलिक है, लगातार ड्रिंक करता है, रेगुलर ड्रिंकिंग है उसकी अल्कोहल की, तो ही विल लैंड अप, ही या शी, लड़की भी, कोई भी, लिवर ये नहीं देखता, अल्कोहल ये नहीं देखता लड़का पी रहा है लड़की पी रही है, 100% लिवर सिरोसिस होता ही होता है, 100% लिवर सिरोसिस। और लिवर सिरोसिस का मतलब है देयर इज श्रिंकेज, सिकुड़ जाता है लिवर। क्यों? क्योंकि फाइब्रोसिस हो गया है ऑफ लिवर। पहले तो बढ़ा लेकिन फिर सुकड़ गया, पूरा फाइब्रस टिश्यू जम गया लिवर सेल्स के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं लिवर का साइज कम होता है या बढ़ता है, और क्या होगा? फाइब्रोसिस, सिरोसिस ऑफ लिवर। इसके कारण से बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा तो उस कारण से जॉन्डिस भी हो सकता है, पीलिया। देन लिवर का इंफेक्शन होगा तो हेपेटाइटिस। आपको याद है हेपेटाइटिस जो है वैसे तो वायरस से होता है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ABCD 5 टाइप के वायरसेस जो हमने पढ़ा है, पर इसे क्या कहेंगे? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहल के कारण लिवर का इन्फ्लेमेशन। सिरोसिस बहुत खतरनाक है, सिरोसिस का मतलब अब लिवर बचाना मुश्किल है, और अगर अभी भी और डेंजरस सिचुएशन हुई देन इवन लिवर कैंसर से डेथ हो सकती है। बोथ ऑफ दीज आर वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशंस, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में होती ही होती है। तंबाकू, जर्दा, पाउच, गुटखा खाने से माउथ कैंसर 100%, स्मोकिंग से लंग कैंसर, और अल्कोहलिज्म से सिरोसिस 100% होता ही होता है, राइट? 100 तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ होता ही होता है, मेजॉरिटी में होता है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑन लिवर। नाउ किडनीज पे क्या इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स? जो अल्कोहल होती है वो किडनीज से ये इफेक्ट डालती है कि यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है, जिस कारण से डिहाइड्रेशन होता है। यूरिन का आउटपुट क्यों बढ़ता है? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और एंटी डायूरेटिक ये यूरिन के आउटपुट को कम कर रहा है, पर इसका जब सिक्रीशन कम होगा तो यूरिन का आउटपुट कम नहीं हो पाएगा, उल्टा बढ़ जाएगा। बॉडी से यूरिन का फ्लो ज्यादा होगा, एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, बॉडी से वाटर का लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन भी बहुत खतरनाक होता है। सो किडनीज में बेसिकली ये क्या करेगा? इंक्रीज यूरिन आउटपुट ड्यू टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH। ये कहां से निकलता है? फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH के सिक्रीशन को कम करवा देगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट,
जिस कारण से क्या होगा, डिहाइड्रेशन। देन अल्कोहल के कारण बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाता है, सो हाइपोग्लाइसीमिया, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, शुगर कम हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया। देन इसके अलावा अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक पे भी इसका बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है, स्टमक से ही मेनली एब्जॉर्ब होता है, वहां की जो म्यूकोजा लाइनिंग है उसमें पहले ये इन्फ्लेमेशन करेगा यानी गैस्ट्राइटिस, फिर वहां पे घाव हो सकते हैं, अल्सर्स बन जाएंगे और आगे जाके इवन पेट का, स्टमक का कैंसर भी हो सकता है। सो इट कैन ऑल्सो कॉज गैस्ट्राइटिस, देन अल्सर्स, दैट इज पेप्टिक अल्सर्स, एंड इवन कार्सिनोमा, कैंसर, दैट इज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, म्यूकोजा लाइनिंग को डैमेज करके, ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। इसके अलावा ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी सेल टाइप्स का नंबर भी कम कर देता है, सो रिड्यूस। हालांकि आरबीसी का साइज ही बढ़ाता है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट काउंट। अब स्टूडेंट्स अगर आरबीसी कम हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो टिश्यूज बराबर काम नहीं करेंगे, तो पर्सन एक्टिव नहीं रहेगा, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी। डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे तो इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, रोग निरोधक क्षमता कम हो जाएगी, छोटा सा इंफेक्शन भी डैमेज करेगा। प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी भी कट लगा तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ब्लड लॉस होगा, इट इज ऑल्सो डेंजरस। ऑल दिस बिकॉज ऑफ टेकिंग अल्कोहल। देन एक और लिख लेती हूं मैं, यहीं पर लिख देती हूं, नंबर 8 यहां लिख लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये फैट का एक्सेसिव सिक्रीशन कर रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, ये फैट ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट होगा, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होगा तो ब्लड वेसल का जो ल्यूमन है वो कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, तो ब्लड जिस प्रेशर से फ्लो कर रहा है वो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो बीपी हाई हो जाएगा, और हाई बीपी के कारण वेरियस प्रॉब्लम्स होंगी। सो अगर हम कार्डियो, तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यानी कि हम पढ़ चुके हैं ये सब 11th में, ब्लड वेसल्स में फैट का डिपोजिशन जिसके कारण से बीपी बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। ऑल दिस बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग अल्कोहल, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, सबसे कॉमनली लिवर। ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, सेरिबेलम। ड्राइविंग क्यों डेंजरस है अल्कोहलिक्स में, क्योंकि रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, रिएक्शन टाइम बढ़ गया, टनल विजन सिंड्रोम हो गया है, कोऑर्डिनेशन नहीं बचा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं बचता है, तो दिख तो रहा है बट वो पता पड़ा ब्रेक आप ठीक से नहीं लगा पाए, गियर ठीक से चेंज नहीं कर पाए, एक्सीडेंट्स आर वेरी वेरी कॉमन। प्लस ये पूछते हैं शुगर लेवल पे क्या इफेक्ट आता है, डिहाइड्रेशन पे क्वेश्चन आता है, एडीएच पे क्वेश्चन आता है, लिवर कैंसर, सिरोसिस, फैटी लिवर, लिवर में फैट का सिक्रीशन सिंथेसिस बढ़ता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, कॉर्साकॉफ्स एंड वर्निक्स, अल्कोहल अब्यूज से। यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड फ्यू मोर थिंग्स अबाउट इट। इसके अलावा अल्कोहल का एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, एंड दैट इज अगर प्रेग्नेंट लेडीज अल्कोहल लेती हैं तो जो बेबी है, फीटस है, उस पर बहुत बैड इफेक्ट्स होते हैं, जिसे हम लिख लेते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बोलते हैं। सो इफ टेकन बाय प्रेग्नेंट फीमेल, ये इंडिया में अभी इतना कॉमन प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है, आगे आने वाली जनरेशंस में जरूर फीमेल्स भी बहुत ज्यादा अल्कोहलिक्स हो रही हैं, सो दिस प्रॉब्लम इज गेनिंग मोर परसेंटेज, बट अदरवाइज अब्रॉड में बहुत कॉमनली है, बट वहां पे प्रेग्नेंट लेडीज को टोटली एब्सटेन किया जाता है फ्रॉम टेकिंग अल्कोहल बिकॉज इट कैन लीड टू फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, दैट इज FAS हो सकता है। इसमें बच्चे में बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, व्हेन ही और शी इज बॉर्न, फेशियल चेंजेस हो सकते हैं, ये जो कॉन्का होता है, ये पार्ट पिन्ना का, ये कैविटी ये नहीं बनती है, हार्ट में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एट्रिया के, वेंट्रिकल के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन, इवन दांत छोटे हो जाते हैं, ये कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। आपको तो ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल अब्यूज इज टोटली रेस्ट्रिक्टेड इन प्रेगनेंसी, राइट, FAS। नाउ सो दिस इज अबाउट अल्कोहल अब्यूज। आइए अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग हो या अल्कोहल
अब्यूज। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत जनरलाइज्ड पॉइंट्स हैं जो हम सब जानते हैं, एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है, आपको आना चाहिए, आपके 12th में भी इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। क्या इफेक्ट्स होंगे? पहला इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। व्हाट आर दीज? जब भी कोई ड्रग एडिक्शन की तरफ जाता है या अल्कोहल बहुत कंज्यूम करने लगता है, तो धीरे धीरे क्योंकि सीएनएस सप्रेस हो रहा है, हैलुसिनेशंस, जो भी ड्रग वो यूज कर रहा है, डिपेंडेंस के कारण धीरे धीरे परफॉर्मेंस स्कूल में, कॉलेजेस में डाउन होने लगता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है, स्कूल कॉलेज वो मिस करने लग जाता है, बंक करने लग जाते हैं टू हैव अल्कोहल, टू हैव drugs, because they know if they'll go to school with alcohol, he or she will be caught, obviously पता चल जाएगा, पकड़े जाएंगे, so they start missing the schools। वो अलग रहने लग जाते हैं, अकेले रहने लग जाते हैं, वो अपने आप को सबसे विड्रॉ कर लेते हैं, they don't want to be caught, so they withdraw themselves। उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है जो इस तरह का एडिक्ट होता है, और बाकी नॉर्मल फ्रेंड्स, फैमिली, उन सबसे दूर हो जाते हैं। कुछ भी पूछने पे चोर की दाढ़ी में तिनका, तो एकदम से एग्रेशन उनमें आने लग जाता है, दे स्टार्ट बिहेविंग वेरी वेरी स्ट्रेंजली। कभी तो बिल्कुल अकेले ही पड़े हुए हैं और जरा सा भी पूछो तो चिल्लाने लग जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, धीरे धीरे सबसे अलग हो जाते हैं, अकेले रहने लग जाते हैं। ऑल दीज आर द चेंजेस विच दे हैव इन देयर बिहेवियर एंड इन देयर मेंटल मेकअप, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। सेकेंड इफेक्ट जो आता है इसका, वो है सोशल इफेक्ट। सोशल इफेक्ट का मतलब है स्टूडेंट, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है? ये तो उस इंसान के ऊपर इफेक्ट है जो ले रहा है अब्यूज, ड्रग का या अल्कोहल का। सोसाइटी पे यानी उसके आसपास के समाज पे इसका क्या फर्क है? एक तो अगर उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो वो चुराने लग जाता है, सो स्टीलिंग, वेरी बैड इफेक्ट। सेकेंड, जो फैमिली है उसकी, या अगर उसके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं, पर्टिकुलरली क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनका बहुत बड़ी मेंटल एगनी होती है, बिकॉज दे कैन सी दैट चाइल्ड और दैट पर्सन रूइनिंग हिज और हर लाइफ, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए वो देख रहे हैं। सो बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस होता है, ना कि सिर्फ उस इंसान का बल्कि पूरी की पूरी फैमिली का। सो फैमिली एगनी, मेंटल स्ट्रेस, हम बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरी लाइंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है एनसीईआरटी में दी हुई है, हम तो कोशिश कर रहे हैं उन्हें समझने की ताकि हमें रटना नहीं पड़े। देन थर्ड, हाई रिस्क है कि ऐसे पर्सन को एड्स या हेपेटाइटिस हो जाए। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज पर्टिकुलरली वो वाले जो कि आईवी ड्रग्स लेते हैं, आईवी यानी इंट्रावीनस ड्रग इंजेक्शंस जो लेते हैं। कई सारी ड्रग्स हैं जो इंजेक्ट की जाती हैं, और हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस और एड्स, हेपेटाइटिस बी पर्टिकुलरली, सीबी, बी एंड एड्स दोनों ही का जो वायरस है, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस एंड एचआईवी वायरस, वो दोनों अगर सपोज किसी एक ने इंजेक्शन यूज करा है ड्रग लेने के लिए, किसी एडिक्ट ने जिसको एचआईवी है जिसकी बॉडी में, या हेपेटाइटिस बी वायरस है, और फिर दूसरे ने यूज करा, तो वो वायरस उस तरह से ट्रांसमिट होता है। सो देयर इज अ रिस्क टू कैच एड्स एंड हेपेटाइटिस बाय ड्रग एडिक्ट्स मोर। देन नेक्स्ट इज, अगर प्रेगनेंसी में लेंगे, सो देयर विल बी डैमेज टू द फीटस। अगर इनका क्रॉनिक यूज करें लंबे टाइम तक, जो कि अगर एडोलेसेंस में यूज हो रहा है तो वो तो जिंदगी भर चलता ही है, क्योंकि फिर तो एडिक्शन हो जाएगा यंग एज में ही। क्रॉनिक यूज से डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लिवर, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सिरोसिस ऑफ लिवर होता ही होता है क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में। एक और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है कि ये कई सारे एथलीट्स यूज करते हैं इसको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कई ड्रग्स जो हैं, जो स्टिमुलेंट्स हैं बेसिकली, और भी जैसे कि कुछ स्टेरॉइड्स हैं एनाबॉलिक, कुछ पेन किलर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, उन्हें वो लोग डोपिंग की तरह यूज करते हैं, यानी कि
एबनॉर्मल यूज विच इज नॉट अलाउड, क्योंकि वो मसल मास बढ़ाता है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाती है और उनका एग्रेशन बढ़ाता है, जो कि एथलेटिक्स को चाहिए, जो डोप टेस्ट में चेक करा जाता है. दैट वील जस्ट राइट, यू प्लीज नोट दिस डाउन. सो द नेक्स्ट इफेक्ट इज misuse of drugs by some sports person. This is strictly not allowed. This is totally illegal. So misuse of drugs by some sports person. कौन कौन सी ड्रग्स अब्यूज की जाती हैं, पहले तो हम उनके नाम लिख लेते हैं. इन्हें कहते हैं, इनका एक और नाम है, इन्हें परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस यानी बढ़ा देती हैं. कॉमनली दे आर कॉल्ड PED, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स. कौन कौन सी होती हैं ये कॉमनली अगर हम बात करें? डायूरेटिक्स, जो यूरिन आउटपुट बढ़ाती है, साथ में मसल स्ट्रेंथ वगैरह भी बढ़ाएंगी. देन कुछ एनाल्जेसिक्स यानी पेन किलर्स. देन कुछ हॉर्मोन्स लाइक एरिथ्रोपोइटिन, जो आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा, एरिथ्रोपोइटिन. ये क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन सी इनमें से मिसयूज होती है स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू. एंड फोर्थ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा ली जाती हैं, दैट इज एनाबॉलिक. एनाबॉलिज्म का मतलब बिल्डअप करना, कैटाबॉलिज्म मींस कट डाउन करना. तो ये बिल्डअप करेंगी किसको? प्रोटीन को. तो मसल का मास बढ़ जाएगा, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एग्रेशन बढ़ेगा और वो एथलेटिक स्पोर्ट्स में ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे. बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज इलीगल. सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. इसी पर मेन क्वेश्चन आता है. बाकी के आपको नाम पता होने चाहिए. और इस तरह के यूज को डोपिंग कहते हैं. इस तरह के ड्रग अब्यूज को डोपिंग कहते हैं. आपने सुना होगा कि वो कोई फला स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो डोप करता हुआ पकड़ा गया या डोपिंग टेस्ट में वो फेल हो गया, यानी ही वॉज अब्यूजिंग ड्रग्स, ही वॉज मिसयूजिंग ड्रग्स टू इंक्रीज हिज परफॉर्मेंस, टू इंक्रीज हिज स्टैमिना. नाउ इनके क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस यानी किस लिए ये यूज कर रहे हैं? एडवांटेजेस क्या है इनके? दैट दिस इंक्रीज मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, एग्रेशन. दैट मीन्स बेसिकली क्या हो रहा है? उनका स्टैमिना बढ़ रहा है, ये सब कुछ इंक्रीज हो रहा है जो वो चाहते हैं उस स्पोर्ट्स के लिए. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और द साइड इफेक्ट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. इसी पे क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. मेल्स में अलग होगा, फीमेल्स में अलग. स्टूडेंट्स हमने इसको पढ़ा भी था जब हमने एड्रीनल ग्लैंड पढ़ा था 11th क्लास में, एंडोक्राइन सिस्टम में. हमें पता है कि मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन निकलता है टेस्टिस से, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन निकलता है ओवरी से. दोनों मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट एड्रीनल ग्लैंड में से भी कुछ स्टेरॉइड्स निकलते हैं, यानी मेल्स में भी कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन निकलता है और फीमेल्स में भी कुछ अमाउंट में टेस्टोस्टेरॉन निकलता है. ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, ये बेसिकली हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, यानी वही टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, उन्हीं का फॉर्म है ये. अभी आपके लेवल पे इतना समझिए. तो क्या होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे? वही जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे. अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन बढ़े या फीमेल्स में टेस्टोस्टेरॉन बढ़े. आइए हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या होगा. पहले तो हम जनरल लिखते हैं. जनरल क्या क्या होगा? दोनों में ही एग्रेशन बढ़ेगा. पहले ये स्पेलिंग मैंने गड़बड़ लिख दी थी, एग्रेशन बढ़ेगा. फिर डिप्रेशन आएगा, यानी मूड स्विंग्स होंगे. मूड स्विंग्स, राइट? प्रेगनेंसी में भी मूड स्विंग्स होते हैं, पीरियड्स के टाइम मेंसेस साइकिल में मूड स्विंग्स होते हैं, इसीलिए क्योंकि हार्मोनल स्टेरॉइड हार्मोन में चेंजेस होते हैं. सो एग्रेशन, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स दोनों में ही होंगे. साथ में
चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों की हाइट नहीं बढ़ पाएगी, ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, क्योंकि जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी जो ग्रोथ सेंटर्स हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, तो बोन ज्यादा लंबी नहीं हो पाती, तो ग्रोथ उनकी स्टंटेड हो जाती है। आप देखना जो लोग बहुत जिमिंग करते हैं, जो जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो इस तरह के स्टेरॉइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो लेते हैं, उनके ये मसल वसल तो एकदम डोले शोले तो बिल्कुल बढ़िया दिखेंगे और वो बिल्कुल छोटे से नाटे से दिखेंगे आपको। सो बिकॉज दे आर यूजिंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो स्टंटेड ग्रोथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टंटेड ग्रोथ ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू प्रीमेच्योर, समय से पहले, क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स की जो ग्रोथ करने वाला, यानी कौन सी की बात कर रहे हैं हम? इपीफाइजियल प्लेट्स, जैसे ये लॉन्ग बोन है, हमने 11th में पढ़ा था, ये जो प्लेट है जो बढ़ती है और लंबाई बढ़ती है हड्डी की, उसका समय के पहले ग्रोथ रुक जाएगी। सो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये रीजन है, ये भी पूछा जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कारण दोनों की ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। देन एक और कॉमन है एकने, दैट इज मुहासे हो जाना, पिंपल्स हो जाना। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन ऑन फेस और स्किन। ये तो दोनों में होगा, बोथ मेल एंड फीमेल। अब हम पर्टिकुलरली लिखते हैं मेल्स में और क्या होगा इनके अलावा, फीमेल्स में और क्या होगा इनके अलावा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है फीमेल्स में क्या क्या होगा, तो वो तो सब होगा ही जो हम अलग से लिखेंगे, पर्टिकुलरली फीमेल्स में, प्लस इनमें से कोई ऑप्शन आएगा तो भी अपन टिक लगाएंगे, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। एकने पे बहुत क्वेश्चन आता है और स्टंटेड ग्रोथ पे बहुत क्वेश्चन आता है। You note this down, then we'll write particular effects of anabolic steroids on male and female. So ये जनरल हो जाएगा, aggressiveness, then depression, mood swing, stunted growth, acne. Now particularly males में देखते हैं पहले क्या होगा side effects anabolic steroids के। ये तो सब होगा ही, इसके अलावा फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे। फीमेल कैरेक्टर्स लाइक गायनिकोमेस्टिया, यानी ब्रेस्ट एनलार्ज होने लगेंगी मेल्स के अंदर, जो फीमेल कैरेक्टर है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। देन टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा, सो डिक्रीज इन टेस्टिस साइज, दैट इज स्मॉल टेस्टिस। प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाएगा, इंक्रीज प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट। देन टेस्टिस का साइज कम होगा तो स्पर्म का काउंट भी कम हो जाएगा, सो लो स्पर्म काउंट। देन बाल झड़ने लग जाएंगे, सो प्री मेच्योर गंजापन, यानी प्री मेच्योर बाल्डनेस विल बी देयर। और फिर लिवर और किडनी की डिसफंक्शनिंग होगी, सो डिसफंक्शन ऑफ लिवर एंड किडनी। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है वो है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, टेस्टिस का साइज छोटा होगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। नाउ फीमेल्स में क्या होगा? फीमेल्स में मेल कैरेक्टर्स आएंगे, यानी पहले तो फेस पे हेयर की ग्रोथ होगी, यहां चिन पे, अपर लिप्स पे, चेस्ट पे जो मेल पैटर्न हेयर है वो फीमेल बॉडी पे अपीयर होने लगेंगे। दैट मीन्स हेयर growth on face and body like males, male pattern, right? Then clitoris जो है वो enlarge हो जाएगा, जो normally small रहता है, so enlarged clitoris, जिसे pseudo hermaphroditism कहते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। so this is called pseudo hermaphroditism, this will happen, right? then इसके अलावा एग्रेशन वगैरह वो सब तो होगा ही, क्लाइटोरिस एनलार्ज हो जाएगा, हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी लाइक मेल्स, ऑल दीज थिंग्स विल हैपन, प्लस मूड स्विंग, स्टंटेड ग्रोथ, दैट विल बी देयर। सो दीज आर द चेंजेस इन फीमेल्स, प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स इस तरह स्टेरॉइड्स लेने से मेल्स में फीमेल्स के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, फीमेल्स में मेल्स के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, विच इज वेरी वेरी डेंजरस।
यहां पर एक चीज और ऐड कर लीजिए, हम भूल गए थे लिखना, डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज भी भारी हो जाएगी लाइक मेल्स. प्लस menstrual cycles will be irregular. Let me write abnormal menstrual cycles. All these things will happen. Now, this is all about performance enhancing drugs. तो ये सारे effects आते हैं behavioral, social, psychological, pregnancy में, all those things. Now, the last topic of this chapter, that is prevention. या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. इनमें सबसे जरूरी है प्रिवेंशन यानी बचाव, बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर. बिकॉज ये सारी ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज अगर एक बार एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है इनको रिवर्स कर पाना, इनसे डी एडिक्शन कर पाना. इसीलिए बेटर है कि हम इसको प्रिवेंट करें, बचाव करें इसका. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे एमसीक्यूज तो बहुत जनरलाइज्ड वे में बनते हैं. आपके स्कूल्स में भी 12th में इस पे 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हमने इसके लिए एक ट्रिक बना ली है ताकि इसके हेडिंग्स हमको याद हो जाए. ट्रिक ये है, एन E2's स्मार्ट लर्निंग सेंटर. सेंटर को मैं ऐसे लिख रही हूं, सेंटर, राइट. सो एन E2's स्मार्ट लर्निंग सेंटर, ये हमने हेडिंग्स याद रखने के लिए ट्रिक बना लिया है. आइए हम देखें. पहला प्रिवेंशन ये है स्टूडेंट्स, ये सब कुछ एडोलेसेंस में मोस्ट कॉमनली स्टार्ट होता है, यानी 12 से 18 साल की, 12 to 18 ईयर्स की जो एज होती है, टीनेज होती है. जैसा हमने डिस्कस किया, कूलनेस के लिए, एक नई चीज ट्राई करने के लिए, प्रेशर्स के कारण परेशान होकर, डिप्रेशन के कारण, ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स इट स्टार्ट्स. सो सबसे पहले ए से है अवॉइड पीयर प्रेशर. मतलब ये मत बोलिए कि उसके नंबर इतने आ रहे हैं, तेरे नंबर इतने आ रहे हैं, वो टॉप कर रहा है, तू टॉप नहीं कर रहा है. प्लीज, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट. हर किसी की अपनी क्वालिटीज हैं, हर किसी की अपनी क्षमताएं हैं, अपनी पोटेंशियल है. यू कैनॉट कंपेयर इवन टू आइडेंटिकल ट्विंस. 2 आइडेंटिकल ट्विंस को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते. लीव अपार्ट 2 इंडिविजुअल्स, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सिर्फ ये देखिए, पेरेंट्स टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है इसके प्रिवेंशन में. वो सिर्फ ये देखें कि वो बच्चा अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है. वो दूसरे से, उसे हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते. बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर, आई डील सो मेनी पेशेंट्स, सो मेनी स्टूडेंट्स एवरी डे, जहां पर पेरेंट्स आकर सीधे यही बोलते हैं कि इसके जो है 95 आ रहे हैं, इसके 98 नहीं आ रहे. वी कॉमनली आस्क द मदर, आपके कितने नंबर आते थे? पता पड़ा 60 नंबर. एक डॉक्टर जो खुद अपनी मेहनत से डॉक्टर बना है, बिना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोनेशन सीट्स, वो अपने बच्चे का समझता है कि कितना मुश्किल है पीएमटी नीट निकालना या प्री पीजी निकालना. वो कभी प्रेशराइज नहीं करेंगे अपने बच्चों को. कौन प्रेशराइज करेगा? जिसने खुद ने एग्जाम्स नहीं दिए हुए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हर किसी की अपनी पोटेंशियल है. आप सिर्फ ये देखिए कि वो बच्चा अपना सिंसियर एफर्ट्स दे रहा है या नहीं. कंपैरिजन बिटवीन 2 स्टूडेंट्स, बिटवीन 2 पीपल, इन फैक्ट बिटवीन 2 सिबलिंग्स, भाई बहन के बीच में कंपैरिजन हमारी इंडियन फैमिलीज में कॉमन शुरू हो जाता है बचपन से ही. ये मोटा है, इसकी बहन पतली है, ये ज्यादा, ये चुप रहता है, वो ज्यादा सोशल है. बच्चा सोशल हो जाए तो प्रॉब्लम है, बच्चा कम सोशल हो तो प्रॉब्लम है. तो प्लीज ट्रीट एवरीबडी डिफरेंट, राइट. सो अवॉइडिंग पीयर प्रेशर इज द फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर, ताकि वो प्रेशर में आकर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इन चीजों को यूज करना शुरू ना करें. नाउ सेकेंड इज E2s नहीं, E2s का मतलब एजुकेशन एंड काउंसलिंग. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काउंसलिंग का हर जगह सबसे जरूरी रोल है. उस बच्चे को टीनेज में बहुत जरूरी है कि टीचर्स, पेरेंट्स एजुकेट करें, काउंसिल करें अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स. ये चैप्टर इसीलिए आपके 12th सिलेबस में है, ताकि अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट भी इस चैप्टर को ध्यान में रखकर MBBS में आने पर भी ये सब कुछ स्टार्ट नहीं करता है, अपनी लाइफ में ये सब स्टार्ट नहीं करता है, देन द होल पर्पस इज सॉल्व्ड. आई विल अगेन रिपीट स्टूडेंट्स, जो सब कर रहे हैं वो करना आसान होता है, जो नहीं कर रहे हैं वो करना मुश्किल होता है. अल्कोहल लेना बहुत आसान है, अल्कोहल रिफ्रेन करने में आपकी ज्यादा कूलनेस है, आपकी ज्यादा बड़ी बात है. मैं नहीं पीता बोलने में ज्यादा कूलनेस है, बजाय कि मैं पीता हूं. पी तो सभी लोग रहे हैं. एनीवेज, सो एजुकेशन एंड काउंसलिंग हैज अ ग्रेट रोल from the teachers, from the parents, from your seniors, from your society. Now third, S means seeking help
फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे के फ्रेंड्स ऐसे हैं जो उसको प्रेशराइज करते हैं कि यू हैव अल्कोहल, यू हैव दिस ड्रग, ही शुड गो टॉक टू द पेरेंट्स, टॉक टू द टीचर्स फ्रीली। पर वो तभी होगा जब पेरेंट्स और टीचर्स फ्रीली अवेलेबल हैं, बिना उस बच्चे को जज करते हुए, ओपन कम्युनिकेशन के लिए वो राजी हैं, तो उसको बिल्कुल मदद लेनी चाहिए। प्लस अगर कोई बच्चे को लग रहा है कि मेरा फ्रेंड, उसके नेचर से उसको समझ में आ रहा है कि मेरा फ्रेंड इस तरह की चीजों में जा रहा है, उसको समझ में आ रहा है आजकल बहुत अलग अलग रहने लगा है, उसका अलग ग्रुप के साथ दोस्ती होने लग गई है, वो थोड़ी देर लंच में वहां जाकर आता है, अगर उसको कुछ इस तरह के साइंस दिख रहे हैं, तो दैट चाइल्ड शुड ऑल्सो टॉक टू हिज और हर पेरेंट्स एंड टू द रिस्पॉन्सिबल टीचर्स, जो उसे लगता है उनकी मदद कर सकती हैं, बात करके उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज लर्निंग डेंजर साइंस। यही जो हमने डिस्कस किया, किसी पेरेंट को अगर अपने बच्चे में कुछ एबनॉर्मैलिटीज लग रही हैं कि आजकल वो दिन भर अपने रूम में घुसा रहता है, आजकल वो किसी से बातचीत ज्यादा नहीं करता है, बहुत देर तक सोता रहता है, कुछ भी जो उसका नॉर्मल बिहेवियर था उससे एबनॉर्मैलिटी दिख रही है, उसकी पॉकेट मनी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, घर से कुछ चीजें गायब होने लग गई हैं, कुछ भी चेंज इन द बिहेवियर, इन द थिंकिंग, बहुत एग्रेसिव हो गया है, बात बात पे चिल्लाने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, या उसके रूम में से उन्हें कुछ मिलता है, या उसके फ्रेंड सर्कल सडनली चेंज हो रहा है, पुराने फ्रेंड्स से बात होना एकदम से बंद हो गई है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग बर्थ टू अ पर्सन। पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कुत्ते बिल्लियों के भी बच्चे हो रहे हैं। ईच एंड एवरी एनिमल, इवन प्लांट्स, एवरीबडी इज रिप्रोड्यूसिंग। रिप्रोडक्शन तो बेसिक सर्वाइवल है, एक क्वालिटी है लाइफ की। इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, उससे बात करें, वही रियल पेरेंटिंग होती है, वही रियल टीचिंग भी होती है। अगर स्टूडेंट टीचर का बॉन्ड नहीं बनेगा, इट विल बी ऑफ नो यूज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेंजर साइंस कब लर्न कर सकते हो? जब आप उस इंसान के साथ कंसर्न्ड हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तभी आप कुछ चेंजेस नोट करेंगे। ऐसे अगर आप अपने किसी फ्रेंड में कोई चेंजेस नोट करते हैं, देन यू मस्ट गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर किसी बच्चे ने इन चीजों को लेना स्टार्ट कर दिया है, हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन टैबूज हैं, मिथ्स हैं, भ्रम हैं, they don't go to the doctors, they feel ashamed, उन्हें शर्म आती है। There is nothing to be ashamed. You must go and visit the concerned person, the professional। वो काउंसलर हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, इनके लिए मेडिसिन आती हैं डी एडिक्शन के लिए, काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। You please go and visit them so that they can be of help to you. So it is very important, particularly mental health। जब भी मेंटल डिजीजेस की बात आती है, रिप्रोडक्टिव यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात आती है, या इस तरह का ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की बात आती है, तो बिकॉज ऑफ बीइंग अशेम्ड, people don't go to the doctors, they don't go to the professionals. So please don't hesitate, they are the best persons to help you, to guide you, and to make you get rid of all these antisocial things, right? So these are some of the preventive measures, and in these cases definitely prevention is better than cure. So students, आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को कंप्लीट किया है। इसमें हमने वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कैंसर, एड्स, इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम, एंड देन ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, मेंटल हेल्थ, इन सब को डिस्कस किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, बट एज आई ऑलवेज से, कभी भी किसी भी टॉपिक से कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमें हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास से हम इसका डिस्कशन पार्ट शुरू करेंगे, हम किस तरह से इस पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो समझेंगे। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।